बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान पर कौन सा सियासी हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, कौन सी नई साजिश वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ तराशी जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान के इरादे क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर कौन सी मुमकिन तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और उज़ैर बलोच से लाताल्लुकी का इजहार करने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत को बेनकाब करने के लिए एक वीडियो बयान मंजर आम पर लेकर आए हैं वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी। इस पर भी बात की जाएगी। और इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया ने FBI की अथॉरिटी को चैलेंज किया है और ये कहा गया है कि FBI उनसे लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात पर कैसे जवाब मांग सकता है, कैसे FBI की जानिब से उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है इस मामले पर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे अपनी टॉप स्टोरी के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी हमला करने की नए सिरे से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एक नई साजिश इमरान खान और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान अक्टूबर 2019 में इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए एक आज़ादी मार्च के नाम से धरना इस्लामाबाद में लेकर आए थे। बज़ाहिर तो उस धरने में मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया था। लेकिन फिर नाज़रीन, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि वो दोनों सियासी जमातों ने पीपल्स पार्टी ने, नवाज़ लीग ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा किया, जिसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी किया गया। और इन दोनों सियासी जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के धरने की आड़ में अपने सियासी फ़ायदे हासिल करने की कोशिश की। और शायद उस धरने की नाकामी के बाद मौलाना फजलुर रहमान को रियलाइज़ हुआ कि सोलो फ्लाइट से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नताइज हासिल नहीं किए जा सकते, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा हासिल नहीं किया जा सकता और उनकी हुकूमत को घर भेजना सोलो फ्लाइट के साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ से जो मौलाना फजलुर रहमान की जो सरगर्मियाँ हैं, उनकी जानिब से जो अपोजिशन जमातों के साथ जो राब्ते किए जा रहे हैं, ना सिर्फ अपोजिशन जमातों के साथ बल्कि उसके साथ साथ हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे वो MKM हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, उनके साथ भी राब्ते सामने आ रहे हैं। ये राब्ते मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिरी तौर पर भी कर रहे हैं और उसके अलावा पसे पर्दा राब्ते भी किए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी के साथ राब्ता किया, उनके घर पर गए। 1.5 घंटे तक तवील ये मुलाकात थी। इस मुलाकात के हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई कि इस मुलाकात में क्या तय किया गया, उस पर बात करेंगे। रिपोर्ट होने में जो 2 बातें हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं, उस पर बात कर लेते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से इस मुलाकात में ये कहा गया कि कोरोना वायरस के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली खुलकर सामने आई और इमरान खान की हुकूमत के दौरान करप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये वो शख्स बात कर रहा है जिस पर ख़ुद करप्शन के एलिगेशंस हैं, फेक अकाउंट के रेफरेंसेस उन पर दायर हो चुके हैं और उन्हें करप्शन के इल्ज़ामात पर ट्रायल का, अदालती कार्रवाई का सामना है। और जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की बात है कोरोना वायरस के दौरान, तो जो फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान लिए, आज वक्त ये साबित कर रहा है कि वो फैसले मुल्क के मफाद में बेहतरीन फ़ैसले लिए गए थे। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद जो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी रिपोर्ट सामने लेकर आए थे, उन रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत हमें सियासी दबाव में नज़र आ रही थी। थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, अज़ान शुरू हुई है, वक्फ़े के बाद दोबारा आते हैं। तो पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत जो ढेर सियासी दबाव के नीचे आई हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान के उनके घर जाने से ज़ाहिर सी बात है कि साइन ऑफ रिलीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत को ज़रूर मिला होगा। और इस मुलाकात में ये बात भी सामने आई कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये बात वहाँ पर की गई कि पाकिस्तान और इमरान खान एक साथ नहीं चल सकते। और ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड हिकमत अमली बनाई जाएगी और इसमें तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर एक ग्रैंड अपोजिशन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी और इस पर इत्तफ़ाक़ किया गया। और इससे पहले नाज़रीन, आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने MQM के साथ भी राब्ता किया था,
इससे पहले नवाज लीग की क़यादत के साथ भी टेलीफोनिक रब्ता किया गया था, MQM के साथ भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और गुज़िश्ता रोज़ ही मुस्लिम लीग काफ की जो सरबराह हैं, जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनसे भी रब्ता किया गया। तो मौलाना फजलुर रहमान की अब कोशिश ये है कि जहाँ सोलो फ्लाइट की वजह से उन्हें इमरान खान के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा, अब वो तमाम अपोजिशन जमातों को इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा करना चाहती हैं और दाना डाला जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी कि आप भी इस सियासी हालात को देखते हुए हमारे साथ मिलें और इमरान खान को हुकूमत से, इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकालने के लिए हमारा साथ दें। अब इसमें कितने कामयाब होते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कैनवस पर कौन सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार हमें इसलिए करना होगा कि कब ये पॉलिटिकल जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हैं मौलाना फजलुर रहमान बुलाते हैं और उसमें कौन सी सियासी जमातें और कौन से हुकूमत के इत्तेहादी शिरकत करने पर रजामंद होते हैं। और अगर ये इस मकसद में मौलाना फजलुर रहमान कामयाब होते हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नताइज क्या आए और उसमें क्या हिकमत अमली हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाई गई, तो फिर जाकर वाज़े होगा कि क्या इमरान खान की हुकूमत के लिए कुछ ख़तरात हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले हमने कुछ सोशल मीडिया पर यह भी देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान इसलिए इमरान खान को हुकूमत से बाहर करना चाहते हैं कि शायद इमरान खान कोई सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं और इसलिए इमरान खान फौरी तौर पर मुतहरिक हुए हैं, सरगर्म हुए हैं कि इससे पहले कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए, उन्हें इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाए। तो इस बात में तो कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसी अफवाहें हैं, ऐसी गैर ज़रूरी बहस है जिसका ना कोई नतीजा है, बल्कि इससे अवाम को गुमराह करने की, मिसलीड करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम दो तरीक़ों से आ सकता है, एक कानूनी तरीका है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसके लिए इमरान खान के पास नंबर पूरे नहीं हैं, और दूसरा तरीका जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, वो मार्शला है कि मुल्क में फ़ौज की जानिब से मार्शला का निफाज कर दिया जाए और बज़ाहिर वो चीज़ भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से सदारती निज़ाम पर बहस करना ला हासिल भी है और फजूल भी है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और एक वीडियो मंजर आम पर लेकर आए हैं जो उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान की है। इस वीडियो में हबीब जान ये कहते हैं कि जब लियारी ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस पर पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के इख्तलाफात ज़रूर पैदा हुए थे, दूरियां पैदा हुई थी, लेकिन जब 2012 में लियारी ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, आसिफ अली जरदारी ने दोबारा से उज़ैर बलोच से रब्ता किया, दोबारा से ये ताल्लुकात बहाल हुए, बल्कि 5 करोड़ की खतीर रकम पीपल्स पार्टी की जानिब से उज़ैर बलोच को दी गई थी। और हबीब जान ये भी कहते हैं कि उज़ैर बलोच ने उन्हें खुद ये बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया गया है और इस रब्ते में आसिफ अली जरदारी ने उज़ैर बलोच से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। और उसमें हबीब जान ये भी बताते हैं कि मुझे उज़ैर बलोच ने यह बताया कि इस मुलाकात के लिए मुझे अब्दुल कादर पटेल के साथ आसिफ अली जरदारी के पास मिलने के लिए जाना होगा। तो अब्दुल कादर पटेल जो इस बात से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं कि उनकी उज़ैर बलोच से कभी मुलाकात नहीं हुई, तो एक नई बात अब अली वज़ीर जो है वो हबीब जान के ज़रिए मंजर आम पर लेकर आए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है वीडियो बयान में कि आसिफ अली जरदारी अपने मुँह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टिप्पी को लियारी से इलेक्शन लड़ाना चाहते थे, लेकिन फिर जब अवैस मुजफ्फर टिप्पी सामने आए तो उनकी वजह से ही उनके दोबारा से पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए और जब हुकूमत को ख़तरा हुआ तो ये ताल्लुकात उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल मुनक़ता हो गए। और इस वीडियो बयान पर अली ज़ैदी साहब ने यह कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में जुराइम और सियासत एक साथ चलती है। और इस वीडियो बयान के ज़रिए अली ज़ैदी साहब ने एक मरतबा फिर ये दावा किया है कि उन्होंने उस क़यादत को, पीपल्स पार्टी के उस क़यादत को जो कि माफिया है, डॉन है, एक मरतबा फिर बेनकाब किया है, जो इस बात से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे कि उनका उज़ैर बलोच के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब हम बात करते हैं अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से कि उन्होंने किस तरह से FBI की अथॉरिटी को चैलेंज किया है और वो किस तरह से कहती हैं कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात पर उनसे FBI जवाब नहीं मांग सकता। नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने जवाब आपके साथ शेयर किया था उसमें कुछ डिटेल हमने आपके साथ शेयर की थी। अब हम बाकी जो तफसीलात हैं जस्टिस काजी फाइसा के जवाब की वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, कमिश्नर इनकम टैक्स जो इस सारे मामले की तहकीकात कर रहा है, उनसे ये कहती हैं, ये कहते हुए नज़र आती हैं कि जैसे
मतलब मुझे ये लगा कि वो कानून का सहारा मुकम्मल तौर पर लेना चाहती हैं, कानून खेलना चाहती हैं। जिस तरह से जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस आया था, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ का मालिक नहीं हूँ, जो मालिक हैं उनकी अहलिया और बच्चे, उनसे इन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से सवाल पूछा जाए। तो अब ये लगता है कि जस्टिस कादी फाइसा भी ये कहती हैं, अहलिया जस्टिस कादी फाइसा भी ये कहती हैं कि उन्हें भी कानून के मुताबिक डील किया जाए। इसमें जस्टिस कादी फाइसा एक एक्सपर्ट का हवाला देने के बाद ये कहती हैं कि मुझे 2018 के टैक्स मामलात के हवाले से FBI की जानिब से नोटिस कैसे भेजा गया। बज़ाहिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल जो कानून कहता है कि 5 साल अगर किसी ट्रांजैक्शन को गुजर जाएं और FBI की जानिब से सवाल ना उठाया जाए तो उन चीज़ों पर, उन माली मामलात पर FBI पूछ-गिछ नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ जो FBI खुद एडमिट करता है कि 2004 की हैं, 2013 की हैं, उस पर मुझे नोटिस FBI की जानिब से कैसे भिजवाया गया। और आगे चल के वो ये भी कहती हैं कि मैं जो मालूमात FBI को फराहम कर रही हूँ, पैराग्राफ 7 में ये बात कर रही हैं कि इन जवाब में FBI की मैं अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करती कि वो मुझसे सवाल पूछे, और कानून भी FBI को मुझसे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देता। अब इंग्लिश में एग्जैक्टली क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अहलिया जस्टिस कादी फाइजा ये कहती हैं कि प्लीज़ कीप इन माइंड that just because I am providing information, it doesn't mean that I accept FBR's authority to ask me questions which the law doesn't allow। मतलब कानून FBR को इजाज़त नहीं देता कि मुझसे इन मामलात के हवाले से सवाल पूछें, और जो नोटिस FBR की जानिब से भेजा गया था उसमें FBR की जानिब से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था एज़ यू वेल अवेयर। इस पर अहलिया जस्टिस कादी फाइजा ये कहती हैं कि वेल अवेयर से आपका क्या मुराद है। मैं कई दहाइयों से अमेरिकन स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती रही हूँ, लेकिन मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। अगर मेरे साथ इंग्लिश में ही बात करनी है तो सादा इंग्लिश में बात की जाए, ये टेक्निकल इंग्लिश में मुझे नोटिस ना भिजवाए जाएं। और इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि बतौर इनकम टैक्स कमिश्नर मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि बतौर इनकम टैक्स कमिश्नर आप अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, और इमरान खान के टोले के मलिशियस जो टैक्टिक्स हैं उसमें आप पार्टी नहीं बनेंगे। और इसी जवाब में अहलिया जस्टिस कादी फाइसा ये भी कहती हैं एक जगह पर जाकर कि अगर हमें कत्ल कर दिया गया तो हमें खुशी होगी। किस पैराए में ये बात कर रही हैं? यहाँ पर जस्टिस कादी फाइसा की अहलिया ये कहती हैं कि अगर मुझे और उनके खामन जस्टिस कादी फाइसा को कत्ल कर दिया जाता है, पैराग्राफ 12 में ये बात कर रही हैं कि क्यों लंदन की ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी। वो कहती हैं कि अगर हमें कत्ल कर दिया जाता है तो हम इस बात पर तो खुश होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो लंदन के महफूज घरों में रह रहे हैं। और ये बात इसलिए की गई है कि जस्टिस काजी फाइजा इस बात के मुखालिफ थे, जैसा कि अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये कहती हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड में सकूनत अख्तियार करें, वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करें। और आगे चल के वो ये भी कहती हैं कि मेरा जो FBR का RTO नंबर था पहले कराची से कानून की वायलेशन करते हुए इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इंटरवीन किया तो दोबारा इस्लामाबाद से उसे कराची में मुंतकिल कर दिया गया, और तीनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैंने FBR के गोशवारों में, एनुअल गोशवारों में ज़ाहिर कर दिया। और अब FBR मुझे जो नोटिस जारी कर रहा है वो दोबारा से इस्लामाबाद से जारी किए जा रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए, अगर मेरा RTO नंबर कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं हुआ तो फिर किस तरह से FBR का कमिश्नर मुझे इस्लामाबाद में बैठकर इस सारे मामलात पर नोटिस जो है वो जारी कर रहा है। और आगे चल के पैराग्राफ 31 में वो बात करती हैं कि मैंने इमरान खान से और उसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से, शहजाद अकबर के हवाले से, साबिक वज़ीर कानून के हवाले से, साबिक अटॉर्नी जनरल के हवाले से उनका जो टैक्स का रिकॉर्ड मांगा है, मैं ये समझती हूँ कि वो खुशी के साथ मुझे ये टैक्स रिकॉर्ड फराहम करेंगे, जिसमें बताएंगे कि कितना टैक्स उनकी जानिब से अदा किया गया। ये FBR को कहा जा रहा है कि FBR मुझे टैक्स रिकॉर्ड देगा, और उनकी बच्चों और अहलिया का स्टेटस क्या है और कितनी जायदादें बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। और अगर ये जवाब नहीं आता तो फिर मैं हक महफूज रखती हूँ कि इन शख्सियात से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उनके टैक्स गोशवारों के हवाले से उनसे सवाल पूछती रहूँ। अब मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा, थोड़ी सी वायलेशन करना चाहूँगा। आगे चल के वो ये कहती हैं कि मुझे यकीन है कि इनकम टैक्स कमिश्नर मेरे मामलात का कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। कानून का यकसा इतलाक़ जैसे कि पाकिस्तान के बाकी शहरियों पर किया जाता है, उस तरह से मुझ पर इतलाक़ किया जाएगा। और जल्दी के साथ आखिरी बात करके उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इनकम टैक्स कमिश्नर जो मुझसे मालूमात मांग रहे हैं मैं वो फराहम कर रही हूँ।
لیکن مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ انکم ٹیکس کمشنر ذوالفقار احمد مجھ سے یہ معلومات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ناظرین آج کی خبر تھی۔ دوبارہ سے ایک اور اذان شروع ہوئی ہے، اس لیے میں جلدی سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔